नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बरेली में एक ऐसी घटना हुई है जो योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी हो सकती है, तमाचा भी हो सकती है। लेकिन हमने देखा है कि सरकारों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी का असर नहीं है। कानून, संविधान सबको ताक पर रख दिया गया है। आपको याद है कि बरेली में हिंसा हुई थी, आई लव मोहम्मद वाला अभियान चल रहा था, उसके बाद हिंसा हुई थी और उसके बाद पुलिस ने मौलवी तौकीर रजा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। और वहां पर जैसा होता है यूपी में कि कानून सारा कैद हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर में सबूत होते नहीं हैं, बाकी सारी चीजें होती नहीं हैं। कोर्ट में सजा कब मिलेगी उनको लगता है दिला पाएंगे, नहीं दिला पाएंगे, तो सीधे बुलडोजर चलवा दिया जाता है। तो वहां हो यह रहा था कि बरेली विकास प्राधिकरण यानी बीडीए जो है वो सरफराज वली खान, जो आजम खान के करीबी हैं, सपा नेता हैं, उनके मैरिज हॉल पर और उनके साथ राशिद खान, इनके मैरिज हॉल पर। सरफराज साहब के मैरिज हॉल का नाम था ऐवान फरहत और राशिद साहब के मैरिज हॉल का नाम था गुड मैरिज हॉल, था नहीं है। ये दोनों सूफी टोला में हैं। इनके ऊपर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई लेकर शुरू हो गए। इन्होंने दावा किया कि 2011 में नोटिस दी गई थी, 2011 में ही इसको अवैध साबित किया गया था, वगैरह वगैरह वगैरह। सरफराज साहब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और वहां उन्होंने दो दलीलें दी। पहली दलील यह थी कि जो संपत्ति है ये 1948 में बनी थी, 1948 में बनी थी, 2011 में तो उन्होंने इसको खरीदा था। तो जो बिल्डिंग 1948 में बनी है वो 2011 में इलीगल कैसे हो गई, यह सवाल सरफराज साहब ने उठाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और दूसरा सवाल यह उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले ही इस तरह की कार्रवाई के लिए तय पाया है कि 15 दिन की नोटिस आपको देनी पड़ेगी, यह आप लोग भी नोट कर लीजिए अगर कभी ऐसी कोई कार्रवाई होती है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर आदेश है कि कोई भी अगर ध्वस्तीकरण करना है, किसी भी बिल्डिंग को अगर गिराना है, बुलडोजर चलाना है, जमींदोज करना है, तो 15 दिन पहले नोटिस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 20 साल पहले की कोई नोटिस है वो आज तामील कराई जाएगी। आपको 15 दिन पहले फ्रेश नोटिस देनी पड़ेगी जिसके तहत आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। सरफराज साहब का कोर्ट में कहना था कि ऐसी कोई नोटिस नहीं दी गई। मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन बुलडोजर अपने तरीके से काम कर रहा था। 2 दिन तक बुलडोजर काम करता रहा, लेकिन तीसरे दिन जब बुलडोजर आया तो उसको सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाया गया और उसके बाद बुलडोजर वापस हो गया। अब यह बात योगी आदित्यनाथ और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शर्मनाक है या नहीं है, यह कहने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो बुलडोजर की कार्रवाई, जिसको सरफराज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह पॉलिटिकल कार्रवाई है, राजनैतिक कार्रवाई है, राजनैतिक विद्वेष से हो रही कार्रवाई है, यह लीगल कार्रवाई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिना नोटिस दिए इस तरह से बुलडोजर चलवाना गलत है। अब सवाल यह है कि 2 दिन जो बुलडोजर चला है, जिसमें जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? यही सवाल मैं बार बार उठाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट केवल बुलडोजर्स को रुकवाने का काम ना करे, केवल उसको इलीगल कहने का काम ना करे, बल्कि जो अधिकारी बुलडोजर लेकर जाते हैं, जो अधिकारी बुलडोजर के वहां चलने के लिए जिम्मेदार हैं, उनको भी सजा दे। अदरवाइज इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर आदेश के बावजूद सरकारें और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार बार बार उसकी तामील करने की जगह उसका उल्लंघन करती रहेगी। उम्मीद तो की जा सकती है, हालांकि उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का अब तक रहा है मामला, जिस तरह के अब तक हालात रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी इन लोगों ने ठेंगा दिखाया है। ये लोग ना संविधान मानते हैं ना कानून मानते हैं। और इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूं जो कल संसद के अंदर सामने आया। बेहद गंभीर मामला है, बहुत गौर से सुनिएगा। जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उससे सवाल पूछा गया, तो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2023 में देश भर में 2914 लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। आप जानते हैं यूएपीए एक ऐसा मामला है जिसमें जमानत भी नहीं मिलती, यह सीधे देशद्रोह जैसा मामला बन जाता है। तो 2023 में 2914 लोगों को यूएपीए में गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर में 1206 गिरफ्तारियां हुई जो लगभग 42% है, और उत्तर प्रदेश में 1122 गिरफ्तारियां हुई। यानी अगर आप यूपी को
और जम्मू कश्मीर को मिला दीजिए तो 80-90% गिरफ्तारियां सिर्फ यूपी और जम्मू कश्मीर में हुई, और इनमें से ज्यादातर जो गिरफ्तारियां हुई वो मुसलमानों की गिरफ्तारियां हुई। जम्मू कश्मीर में तो 100% गिरफ्तारियां मुसलमानों की ही होंगी। ये तो एक डेटा हो गया, लेकिन जो समझने वाला डेटा है वो इसके बाद का है। एनसीआरबी बताता है, एनसीआरबी जो हमारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, वो बताता है कि 2023 में जहां यूएपीए में 2914 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें केवल 4% लोगों पर किसी तरह का दोष साबित हुआ। यानी 96% लोग ऐसे थे जिनको यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया, जो अब भी जेलों में हो सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं बनी, उनके खिलाफ कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो 1206 लोग मैंने आपको बताया गिरफ्तार हुए थे, 1206 लोग गिरफ्तार हुए थे। इन 1206 लोगों में से केवल 10 लोगों के ऊपर अपराध साबित हुआ है। यानी ये जो आंकड़ा है वो 10% भी नहीं है, 10% से भी कम, तकरीबन 0.8% मामलों में दोष साबित हुआ है। बाकी लोगों को बिना किसी दोष के, यानी आप कह सकते हैं बिना किसी गुनाह के, बेगुनाह होते हुए भी जेल में रखा गया यूएपीए के तहत। दरअसल यूएपीए जब बना था तब भी हम यही बात कह रहे थे, और आज भी हम यही बात कह रहे हैं कि इसका उपयोग सिर्फ उन लोगों को जेल में डालकर लंबे लंबे वक्त तक जेल में रखने के लिए किया जा रहा है जो सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। सरकार के पास कोई सबूत नहीं होता है, 5-5 साल तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती है, उठाकर किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, किस अपराध में गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ चार्जेज क्या क्या हैं, वो चार्जशीट तक नहीं बनती है। कुछ मामलों में 5 साल 6 साल के बाद जमानत हो जाती है, और कुछ मामले उससे भी ज्यादा लंबे खिंचते हैं। 2019 से 23 की अगर बात कर लें तो यूएपीए में से 35% जम्मू कश्मीर में हुई थी। 3362 टोटल हैं, जिनमें से 35% जम्मू और कश्मीर में हुई थी। अब इनमें से केवल 23 लोगों को गिरफ्तार जो किया गया था, उनमें से सिर्फ 23 लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ कोई मामला बना, 0.63%। अगर यूपी की बात करें तो 2019 से 23 में 2805 गिरफ्तारियां हुई हैं, यानी 2019 में अकेले पिछले 3 सालों से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं इनकी सरकार दोबारा से बनने के बाद। और ये जो गिरफ्तारियां यूपी में हुई हैं उसमें केवल 8% लोग दोषी पाए गए हैं, बाकी 92% लोगों को कई कई साल जेल में गुजारने के बाद छोड़ दिया गया है। और आप रिकॉर्ड देखिए, इसमें सबसे बड़े जो नाम होंगे और सबसे लंबे वक्त तक जेल में रहने वाले नाम होंगे, वो सारे के सारे मुसलमानों के नाम होंगे। डेटा मैं आपको लगातार देते जा रहा हूं, और भी दे सकता हूं, लेकिन सिर्फ डेटा से बात नहीं बनेगी। असल बात यह है कि अगर 100 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो बमुश्किल 8 लोग ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ कोई अपराध साबित होता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, वो ज्यादा कायदे से समझ में आएंगे। अगस्त 2012 में महाराष्ट्र एटीएस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और यूएपीए बाद में उनके ऊपर लगाया गया। 2012 की बात कर रहा हूं। 9 साल बाद, पूरे 9 साल बाद 2021 में कोर्ट ने मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इरफान को सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया, बेगुनाह कहा। लेकिन 9 साल वो जेल में रहे। इस 9 साल के बीच 2019 में बेल जरूर मिली एक बार इरफान को, लेकिन एनआईए ने फिर उसमें फच्चर फंसा दिया और फिर से वो जेल में चले गए। यानी 9 साल वो जेल में रहे, और यूएपीए के तहत 9 साल जेल में रहने के बाद कोर्ट कहता है उनके खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत नहीं है, वो पूरी तरह से बेगुनाह है। अब इन 9 सालों में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उनकी जिंदगी और उनका कारोबार दोनों तबाह हो चुका है। और मुसलमानों का तो मामला है ही, साथ में उनका भी मामला है जो मुसलमान तो नहीं है लेकिन इस सरकार के खिलाफ हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सुधा भारद्वाज का। सुधा भारद्वाज के बारे में हम लोग जानते हैं, बेहद पढ़ी लिखी महिला है, चाहती तो अपना कैरियर बनाकर जाने कहां होती, लेकिन मानवाधिकार मामलों पे काम करती हैं, गरीबों के लिए काम करती हैं। उनको भीमा कोरेगांव वाली मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया, 3 साल जेल में रही
और 3 साल बाद दिसंबर 2011 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको डिफॉल्ट बेल दे दी। कोर्ट ने कहा कि कानून का उल्लंघन करके, कानून ने जो प्रावधान दिए हैं उनका उल्लंघन करके बहुत लंबे समय तक उनको कैद में नहीं रखा जा सकता। हालांकि इतने किस्मत वाले जो हैं वो वरवरा राव नहीं रहे, जिनको 2018 में यूएपीए में गिरफ्तार किया गया था। 82 साल की उनकी उम्र थी, हेल्थ की तमाम सारी प्रॉब्लम थी। उनको 2021 में 6 महीने की चिकित्सा बेल दी गई। कहा गया कि चिकित्सा कराने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए उनको बेल दिया जाए। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन का जो मामला है यूपी का, वो सबसे भयावह और सबसे खतरनाक मामला है। 5 अक्टूबर 2020 को वो जा रहे थे यूपी, हाथरस में जो कांड हुआ था रेप और हत्या का, उसको कवर करने के लिए। कवर करने से पहले ही उनको रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। एक खबर को कवर करना जो था उसको देशद्रोह बना दिया गया और यूएपीए के साथ साथ उनके ऊपर कई सीरियस एलिगेशन लगाए गए, जिसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधि, सांप्रदायिक हिंसा भड़काना, और कहा गया ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। इनको गिरफ्तार किया गया। 28 महीने की कैद के बाद सितंबर 2022 में यूएपीए मामले में बेल मिली, लेकिन जेल से रिहा नहीं हुए क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे केस लगाए गए थे। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिसंबर 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेल दे दी। फरवरी 2023 में जाकर, यानी उसके भी 1 साल बाद, सिद्दीकी कप्पन रिहा होते हैं। और उसके बाद मथुरा कोर्ट में दिसंबर 2024 में यूएपीए के तहत जितने उनके ऊपर आरोप लगे हुए थे उन सबको खारिज कर दिया गया, यानी सारे के सारे फर्जी आरोप थे। सिद्दीकी कप्पन केरला के रहने वाले एक साधारण से पत्रकार थे, सहाफी थे, जो अपनी ड्यूटी निभाने हाथरस वाले केस को कवर करना चाहते थे। आप जानते हैं हाथरस वाले केस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी वहां नहीं आने दिया जा रहा था। प्रियंका गांधी को एक रात जेल में, रेस्ट हाउस में रखा गया और सिद्दीकी कप्पन जो एक मुस्लिम था और एक दलित महिला के साथ जो कुछ हुआ था वो कवर करने जा रहा था, उसको यूपी की सरकार ने 3-4 साल बिना मतलब के जेल में रखा, दुनिया भर के उसके ऊपर मामले लाद के। हिंदू और मुस्लिम की बात हो गई तो एक ईसाई की भी बात हो जाए। फादर स्टेन स्वामी, 8 अक्टूबर 2020 को उनको गिरफ्तार किया गया भीमा कोरेगांव मामले में। 84 साल की उनकी उम्र थी, 84 इयर्स, और पार्किंसन डिजीज थी उनको, जिसमें हाथ कांपता है। एक आदमी जो 84 साल का है, जिसका हाथ कांपता है, आप बताइए किस हिंसा में शामिल हो सकता है? कौन सा पत्थर चला सकता है? कौन सी बंदूक चला सकता है? कौन सा तीर तलवार चला सकता है? लेकिन चूंकि वो सरकार के खिलाफ थे, इसलिए फादर स्टेन स्वामी को गिरफ्तार किया गया। उनको हाथ चूंकि कांपते थे तो ग्लास से पानी पीना बड़ा मुश्किल था, तो सिपर जो होता है जिसमें स्ट्रॉ लगा के पानी पिया जाता है, वो उन्होंने मांगा था कि कम से कम पानी पी सकें। आप हैवानियत की हद देखिए कि उनको जेल में पानी पीने के लिए वो स्ट्रॉ और वो सिपर भी नहीं दिया गया जिससे वो पानी पी सकें। जमानत याचिका कई बार उनकी ठुकराई गई और मई 2021 में जब फाइनली उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो उनकी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। और 5 जुलाई 2021 को जब बॉम्बे हाई कोर्ट उनकी जमानत याचिका अब सुनने ही वाला था, तो उन्होंने कहा कि अपनी जमानत याचिका अपने पास रखो और दुनिया फानी को अलविदा कह दिया। बीमारी से लड़ते हुए अस्पताल में मर गए। 84 साल का एक आदमी, पार्किंसन डिजीज, जिसके हाथ पांव कांपते थे, उसको पीने के लिए पानी नहीं दिया गया। उसकी जमानत याचिका खारिज की गई, कई बार खारिज की गई। फाइनली जब देखा गया कि अब तो ये जेल में कहीं पता नहीं जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रहेंगे, तो उनको उठाकर हॉस्पिटल में डाला गया। हॉस्पिटल में कुछ वक्त तक संघर्ष करने के बाद वो मर गए। हिंदुस्तान की अदालत ने तो उनको जमानत नहीं दी, लेकिन ऊपर वाले ने उनको हमेशा हमेशा के लिए जुल्म से रिहा करवा दिया। ऐसे यूएपीए का इस्तेमाल हो रहा है। अब उमर खालिद और शर्जिल इमाम की मैं क्या ही बात करूं, लगातार बात करता रहता हूं। 5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है और कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, आप उसको सुनिए तो आपका सर घूम जाता है। जिस भाषण के लिए उसको 5 साल से जेल में रखा गया है, वो भाषण सुनने की अभी तक फुर्सत ही नहीं मिली थी सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, लोकल कोर्ट को। अभी पिछली सुनवाई में कपिल सिब्बल साहब ने वो भाषण सुनवाया और कहा कि बताइए इसमें क्या गलत है।
शर्जील इमाम ने कहा कि मैं आतंकवादी नहीं हूं, मेरे ऊपर एक आरोप नहीं है, मुझे गिरफ्तार करके जेल में रखा गया था, उसके बाद दंगे हुए हैं, फिर उन दंगों में मैं शामिल कैसे हो सकता हूं। उमर खालिद किसी व्हाट्सएप ग्रुप में है, यह उसका दोष है, जबकि ना उसने वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ना उसमें कोई मैसेज किया है। इस तरह से यूएपीए का इस्तेमाल करके खास तौर पे मुसलमानों और आम तौर पर जो सरकार के खिलाफ हैं, उनको जो सरकार लगातार 5-5, 6-6 साल बिना किसी जमानत के, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी चार्जशीट के जेल में रखती है, उससे कैसे उम्मीद किया जाए कि बुलडोजर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि 15 दिन की नोटिस के बिना बुलडोजर आप नहीं चला सकते, उसको मानेगी, उसकी तामील करेगी। जब मैं ये न्यूज कर रहा हूं तो उसके थोड़ी देर पहले कल ये खबर आई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं हैनी बाबू, 28 जुलाई 2020 को उनको भी भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किया गया था और अब जाकर यानी 5 साल बाद उनको जमानत मिली है। कहा यही गया कि 5 साल में आप उनके खिलाफ एक चार्जशीट नहीं बना पाए तो फिर जेल में कैसे रखेंगे। लेकिन कोई पूछे कि 5 साल तक एक बेगुनाह को जेल में रखकर जो तकलीफ दी गई उसको और उसके परिवार और उसके दोस्तों को, उसकी कीमत कौन चुकाएगा। जिन बुलडोजरों ने लोगों के घर तोड़ दिए, लोगों के सपने तोड़ दिए, लोगों के बच्चों को बेघर कर दिया, उन बुलडोजरों को चलाने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको सजा कौन देगा। मैं बार बार यह बात कहता रहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट जब तक ऐसे प्रावधान नहीं बनाएगा कि गलत जांच करके, फर्जी जांच करके, गलत तरीके से बुलडोजर चला के, गलत तरीके से लोगों को गिरफ्तार रख के 5-5 साल, 7-7 साल, 10-10 साल उनकी जिंदगी बर्बाद कर देने वालों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सरकारें ऐसी ही हरकतें करती रहेंगी, जिसको चाहेंगी उसको जेल में डालकर उसकी जिंदगी तबाह कर देंगी। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के कानों तक हमारी बात कभी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन आप तक तो मैं अपनी बात पहुंचा ही सकता हूं, तो पहुंचा रहा हूं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।